चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है, लेकिन चाहे वो एनडीए गठबंधन हो या महागठबंधन हो, उनमें अभी सीटों का ऐलान नहीं हो रहा। माथापच्ची, घमासान या प्रेशर टैक्टिक दोनों ही गठबंधनों में देखने को मिल रही है। तू डाल डाल में पात पात वाला खेल चल रहा है। और वैसे भी कहा गया है कि एक जो लाइनें हैं कि समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। और शायद ये महागठबंधनों में, क्योंकि सारे आप लोग सब देख रहे होंगे, दोनों ही महागठबंधन में ये वाली लाइनें फिक्स होती है कि समझ नहीं दे रही चल क्या रहा है। तो अगर आप समझ गए तो फिर आप भी राजनीति में आ जाते हैं ना, फिर आप यहाँ थोड़ी थोड़ी लेकिन पत्रकारों को तो यही घुमाना है कि उनसे ज्यादा राजनीति अच्छी कोई कर ही नहीं सकता है, समझ नहीं सकता। बट एक्सपेक्टेड लाइंस पे ये मैं कहूँगी, क्योंकि ये अगर हम अपने कॉर्पोरेट भाषा में बोले तो ये वो टाइम है जब आपका अप्रेजल आ रहा है, यही टाइम है जब आपको बॉसेस को बताना है कि हम सबसे ज्यादा जरूरी हैं आपके लिए। तो चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो वीआईपी वाले सैनी साहब हो, हर आदमी यही कह रहा है कि भाई मेरे बिना तो आप कहीं जा ही नहीं सकते। ये उनके लिए वक्त है अप्रेजल का, यही वक्त है जब सबसे ज्यादा वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सीट्स का। माले फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने महागठबंधन की बात करें, उनका ट्रैक रिकॉर्ड पिछली बार स्ट्राइक रेट उनका बेस्ट था, तो वो कह रहे हैं कि भाई हमारा स्ट्राइक रेट बेस्ट था पिछली बार 65%। हाँ 65% के ऊपर था। तो कह रहे हैं हमको 30 सीटें दो। अब 30 सीटें उनको दे देंगे तो महागठबंधन बाकियों को कैसे अकोमोडेट करेंगे? यही वाला है कि चिराग उसमें ये है, देखिए एक तो पहली बात, बिहार फंसा के रखने वाला राज्य है। पिछली बार भी काउंटिंग की रात को 10 बजे तक फंसा के रखा और वो किसी भी तरफ जा सकता था। अब उस पर कई तरह की चर्चाएं भी हुई जिसमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन उससे ठीक पहले के इलेक्शन में मोदी वेव पूरे देश में था। तो इस बार भी चाहे फैसला गठबंधन के अंदर, एनडीए या महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग कहीं क्यों ना हो, वो आपको मीडिया वालों को तमाम रोमांच देंगे और अंतिम क्षण तक आपको उसका मजा लेने को मिलेगा। रोमांच की कोई कमी नहीं रहेगी। बिहार में पहले हिंसा भी होती थी, वो खत्म हो गई है, लेकिन उसका रोमांच अभी भी जारी है। ये वाला रोमांच जो है आलोक जी, राजनीतिक इंडिविजुअल दलों के लिए इस वक्त परेशानी है, क्योंकि देखने वालों के लिए, बिहार की जनता आपको याद होगा पिछले चुनाव में ठीक यही स्थिति थी और मौर्या होटल में तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी बैठे हुए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उसी दौरान अचानक उठ के जाते हैं पर्चा फाड़ते हुए कि अब मैं चला, और टेबल की दूसरी तरफ। तो वही सब चर्चाओं का बाजार अभी सोशल मीडिया पे गर्म है। एनडीए के लिए भी यही सेम परिस्थिति दिख रही है। हाँ, पिछली बार चिराग पासवान को आखिर तक मनाने का काम किया जा रहा था। नीतीश कुमार ने हाथ खड़े कर दिए थे कि भाई ये आपका कॉल है, आप समझिए कैसे चिराग पासवान को आप मनाते हैं। और आखिर बीजेपी नहीं मना पाई, वो निकल गए। 135 सीटों पर लड़ते हैं, जीतते एक ही हैं, लेकिन उन्होंने किसका खेल बिगाड़ा ये सबको पता है। अच्छा, एक चीज और यतिन जी देखिए, पिछले चुनाव में इन दोनों ने क्या किया, बड़े भाइयों ने, मैं दोनों को बड़े भाई मानता हूँ, जेडीयू बीजेपी। भाई हम लड़ते हैं 122 या 25 पे और आप लड़िए 122 और 121। लेकिन उन्होंने साझीदार बांटे कि आप हमको दीजिए, जैसे जेडीयू के खाते में दे दिया, अब आप तय करिए इसमें से जीतन राम को कितना देंगे, और इनको बोला कि अब आप तय कीजिए सहनी जी को कितना देंगे। नहीं तो मैं आपको बताऊं, इस बार भी मैं केसी त्यागी से 3 दिन पहले मिलकर आई और मैंने कहा उनसे कि सीट का शेयरिंग का क्या चल रहा है, तो उन्होंने कहा मेरे और बीजेपी के बीच में सब कुछ ठीक है, अब बाकियों को क्या करना है वो भाजपा जाने, चिराग को क्या देना है। हाँ, ये वाली बात चल रही है कि इन लोगों ने आपस में कि वही 105 205 के आसपास हमारे बीच है। हाँ। अब इसके बाद जो बची हुई सीटें, तो जदयू कह रही है हमारा सब ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप जाने बाकी अलायंस पार्टनर्स आपको जाके। जितनी छोटी पार्टी है ना, मतलब जितनी छोटी पार्टी जिनकी सीटें कम है, जिनको सीटें मिले कम है, उनकी चाहते बहुत ज्यादा है। मतलब सबसे ज्यादा उनको खुश करने की चल रहा है, क्योंकि सबके पास अपना अपना कास्ट कैलकुलेशन है। जैसे कि महागठबंधन का भी देख लीजिए, वीआईपी वाले भी जो कर रहे हैं, और एनडीए में भी, एनडीए पार्टनर्स में एलजेपी हो गए, नाम हो गया, तो एलजेपी में भी, बीजेपी में किसी के साथ भी बात कर लीजिए, वो बोलेंगे कि पासवान का 5% वोट तो है, वो कहीं नहीं जा रहा है, तो वो उससे किसी को भी खड़ा कर दो 5% सीट मिलेगा, ऐसा है। असल में वो कह रहा है कि किसके चिराग, जेडीयू का कहना है जिसके हनुमान, तो चक्कर वहीं फंसा हुआ है। भले वो अने मार्ग पे जाके मुलाकात कराए हो चिराग पासवान 2 महीने पहले, लेकिन उसमें उन्होंने उनकी सेहत पे ही ज्यादा ध्यान दिया बजाय इसके कि संबंध सुधरे हो, जैसा मुझे लगता है। तो वो
जेडीयू चाहती है कि बीजेपी इनको प्लेकेट करे, इनके जो भी ग्रीवांसेस नहीं, हैं, और जो भी- लेकिन लेकिन ऐसा नहीं है कि जेडीयू एनडीए में ही गठबंधन की बात है, क्योंकि पासवान फैक्टर तो उस तरफ भी है, महागठबंधन की तरफ भी है ना। वो भी तो 2-3 सीट मांग रहे हैं वहाँ पर, देखो वहाँ प्रिंस पर को वो लेकर। नॉमिनल, बहुत नॉमिनल है, बहुत छोटा है, और वो उसको शॉर्ट आउट करना आसान है उनके लिए इस बार परेशानी माले है। मुकेश सैनी है। मुकेश सैनी भी और माले भी। माले को फिर भी जो चीजें चल रही हैं, माले जान रहा है कि भाई हमारे पास 19 सीटों में 12 सीटें मैंने जीत कर दी थी, तो मेरा स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर है, तो इसलिए हमारे लिए एक तरीके से कहा जाता है कि समझौता करने वाली चीजें ज्यादा गुंजाइश दिखती। लेकिन जीतन राम मांझी उधर और इधर मुकेश सैनी 60 सीटें मांग रहे हैं। 60 सीट नहीं, अब तो वो ये कह रहे हैं कि सीटों की संख्या की कोई बात ही नहीं है। हाँ। सीटें डिप्टी आपकी सीएम कितनी डिप्टी सीएम, डिप्टी हाँ, सीएम मल्ला का बेटा डिप्टी सीएम बनेगा। बिल्कुल, हाँ, डिप्टी सीएम होने चाहिए। लेकिन वो खुद कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ना राहुल गांधी की तरफ से ऐसा कोई बयान आया, ना तेजस्वी की तरफ से कोई बयान आया। सामने नहीं आ रहा है, तो डिप्टी डिप्टी सीएम सीएम पे कौन बात करे? कांग्रेस तो ये कह रही है ना कि पहले सीट शेयरिंग तब तेजस्वी सीएम हाँ, बोलेंगे, हाँ, तो वो या चल तो कुर्सियां बट अच्छा, गई। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज और है यतिन जी कि ये जो महागठबंधन के अंदर लेफ्ट वाली बात है ना, बिहार में लेफ्ट को समाप्त किया वजूद को लालू प्रसाद यादव ने अपनी जाति की राजनीति लाकर, जब कमंडल के बूते सरकार वहां बनी लालू प्रसाद की, धीरे धीरे खत्म हुई। नहीं तो मिथिला के एरिया में चतुरानंद मिश्र इतने बड़े टॉल बिल्कुल बड़ा नाम। पूरा बेगूसराय जिसको पूरब का स्टालिनग्राद लेनिनग्राद कहा जाता है, तो और जो नित्यानंद राय का इलाका है वहाँ भी लेफ्ट बहुत मजबूत थी, शाहबाद में तो अभी भी है। अब धीरे धीरे शहाबुद्दीन ने भी खत्म किया। अब जब दोनों साथ हैं तो वो जो कैडर थे लेफ्ट के, वो धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, जो पिछले चुनाव में लगा, लेकिन वो अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए इनका ये दावा है कि हमें सीट बढ़ा के दो, और ताकि बेगूसराय में भी हम 2-3 सीटों पे लड़ सकें, दरभंगा मधुबनी के इलाकों में लड़ सकें, और उसका चूंकि स्ट्राइक रेट बेहतर है तो वो चाहते हैं कि वो। दूसरी तरफ अगर मांझी की बात करें, मांझी के साथ दिक्कत है कि उनके परिवार में 7 लोग 5 थे, वो सब लड़ चुके हैं। अब उनका परिवार इतना बड़ा है ही नहीं, तो वो टिकट देंगे किसको? ये 2 सीटों पर लड़े थे मांझी पिछली बार, 1 सीट हार गए थे। बट मैं मांझी जी का कल का बयान में एक बार रिकैप कर दूं। हाँ, तो मैं बस आपको बताना चाह रही हूँ, जीतन राम मांझी, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि भाई मेरी ह्यूमिलिएशन से मुझे बचाओ। तो मतलब आप जो बात कह रहे हैं ना कि उनके पास लोग नहीं है, बट उन्होंने तो इसको वो बना लिया है कि भाई मेरी पार्टी को एक रिकॉग्नाइज पार्टी का दर्जा तो दिलाओ, सिर्फ रजिस्टर्ड पार्टी है, आज इसलिए उन्होंने इतनी एक सीटें बड़ा हमको बयान दे और दे दिया। आज कह रहे हैं कि मैं अपमानित महसूस कर वही, रहा हूं, वही, मुझे humiliation से अपमानित- बचाओ, नहीं, आज तो yes। खुलकर बोल रहे बोल हैं। भी रहे हैं और ह्यूमिलिटी से कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे मुझे कोई भी सीट ना मिले, हाँ। लेकिन मैं एनडीए छोड़ के नहीं जाने वाली हूँ, ताकि वो जाने वाला हूँ, ताकि कोई उनको ट्रेटर ना बुलाए। आज लेकिन उन्होंने वो एक है और कि लाइन मुझे- जोड़ दी। मैं एनडीए में ही रहूंगा, हाँ। सीट भी नहीं चाहिए, सम्मान दे दी। या आज उन्होंने एक और बात लास्ट में जोड़ दी कि तकरीबन 6% के आसपास मेरे पास वोट आ जाते हैं, 20 से 25 हजार हर विधानसभा सीट पर मैं निकालता हूँ। उस लिहाज से मेरे पास एक अच्छा खासा तबका है वोट का, तो एक आखिरी विकल्प मैं ये भी सोचूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो क्या ये आखिरी विकल्प मतलब यही विकल्प गुमान प्रेशर उपेंद्र- टैक्टिक जो मैंने शुरू में बोला। यही गुमान उपेंद्र कुशवाहा पे भी हुआ करता था कि 8% वोट हमारे साथ है। आज उनकी स्थिति देख लीजिए, खुद भी चुनाव हार के बैठे हुए हैं और शायद सबसे कमजोर पिच पर हैं। तो वो मांझी जी, बेटा उनका कल्याण हो चुका है, दामाद का कल्याण हो चुका, पत्नी का भी कल्याण हो चुका, खुद सेंटर में बैठे हैं। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं 2 दिन से कुछ लोगों से बात कर रहा था, तो मैंने कहा क्या सीट शेयरिंग फार्मूला रहेगा एनडीए का। तो उन्होंने कहा कि चिराग 30 के आसपास मांग रहे हैं, दावा वो ज़्यादा का कर रहे हैं, ठीक है, अपने मैसेज देना होता है। हाँ, लेकिन मैंने आप कितना देंगे, बोला 15 से शुरुआत करेंगे, और 18, 19, 20, 21 बहुत है जो हमारा तय हुआ कि इससे ज़्यादा हम नहीं देंगे, क्योंकि हमें भी अपना विकल्प आगे देखना है, दूसरा विकल्प नहीं बनाना, हमको खुद बनना है। क्योंकि जेडीयू कितने समय तक है वो आप समझ सकते हो। उससे सीधा इशारा नीतीश कुमार की तरफ था मैंने। बाकी की दोनों का क्या होगा कि दोनों 8-8, 9-9 सीट हमसे ऑफ रिकॉर्ड मांग रहे हैं, लेकिन वो 5-6 में मान जाएंगे। मुझे इतना बताइए, और छोड़ के कोई नहीं जाएगा। ये दुनिया वाले पूछेंगे कल जो मुलाकात हुई, क्या बात हुई, गए तो थे चिराग हाँ, से यही मैं मिलने? बता रहा हूँ। देखिए, हाँ? आपने खबरें सारी देखी होंगी, बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी खबरें तान के चलाई कि इतनी सीट मांग रहे हैं, इतने पर हो गए। और एक मजेदार चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, चिराग के करीबी, बहुत करीबी, वो सब समझ सकते हैं, उन्होंने कल कुछ पत्रकारों को खबरें प्लांट करना कि 31 सीटों पर आ गए हैं ये, और लेकिन हम 36 से 40 मांग रहे हैं। नहीं, यही नहीं है हाँ, आपने लेकिन देखा होगा कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया हाउसेस में एक खबर चलाई
कि प्रशांत किशोर के साथ उनका जाने का टाइप हो सकता है। हाँ, वो उन्होंने पहले भी प्लांट की थी एक खबर कि प्रशांत किशोर ने उन्हें सीएम बनाने का ऑफर दिया और है। एक बार फिर से उन्होंने वो वाली बात दोहरा दी, वो नमक वाली। मुझे याद है कि लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जो जो नमक ना पढ़ूं तो फिर बेस्वाद हो जाता है। वो 2005 में अपने पिता की याद दिला रहे थे। हाँ, जब कह रहे थे अच्छा, सत्ता मैं की एक चाबी चीज मेरे बस पॉइंट हाथ आउट कर दूं, क्योंकि मैंने कहा ना मुलाकात हुई, क्या बात हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने अभी भी एक ट्वीट किया है। रामविलास पासवान जी ने समाज के वंचितों, शोषितों और पिछड़े वर्ग के लिए जीवन पर्यंत कार्य किया है। छात्र जीवन से ही उन्होंने सामाजिक न्याय, समानता और वंचितों के अधिकार की आवाज उठाई। उनकी पुण्य तिथि पर अपने अपने होमेज पे किया है। तो वो जो मुलाकात हुई, जैसा आप कह रहे हैं, क्या बात हुई, वो अभी भी पर्दे में है, लेकिन वो बात कहाँ जा रही है वो शायद और इस कल tweet से अंदाजा लगा जो सकते विनोद तावड़े जो प्रदेश प्रभारी हैं, धर्मेंद्र प्रधान के साथ गए, उन्होंने भी कल का जो ट्वीट किया है जो मीटिंग का, वो भी साफ दिखा रहा है कि सब कुछ ठीक है। लेकिन अब अंदर की खबर मैं आपको बताता हूँ। जो मैं आप कह रहा था, बड़े बड़े दावे किए गए कि इतनी सीटों पर बात हुई, कल कोई सीटों पर बात ही नहीं हुई। उस मीटिंग में शामिल एक बंदे ने मुझे बताया, हाँ कल केवल क्या हुआ मैं वो भी बता दे रहा हूँ। 40 मिनट लगभग वो अंदर रहे थे, उसमें चाय पानी और थोड़ा हलचल जाना, फिर हुआ प्रदेश की चुनावी स्थिति पर। भाई ये फेज़ है, हमारे पास इतने दिन है, हमारी क्या तैयारी है, महागठबंधन के क्या मुद्दे हो सकते हैं, हमें किस तरह से चुनाव लड़ना है, कौन सा नेता कहाँ पर कब प्रचार करेगा, उसको लेकर बातचीत हुई। सीट को लेकर बातचीत नहीं, और शायद यही कारण था कि चिराग सोच रहे थे कि बीजेपी के नेता आए हैं मेरे घर पर तो सीटों पर कुछ बात करेंगे। वो भी इंतजार करते रहे, लेकिन यहाँ से एक आरएसएस को अगर फॉलो करते होंगे तो आपने देखा होगा आरएसएस वाले बहुत जल्दी पत्ते नहीं खोलते। वो धीरे 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 अपनी पिच पर लाते हैं उसको, परेशान आदमी मेंटली वो हो जाए कि भाई क्या है, क्या मामला है। लेकिन चिराग पूरे समय इंतजार करते रहे, वो सीटों पर आई ही नहीं, जो मेरे पास जानकारी है। और शायद इसी वजह से फ्रस्ट्रेशन में अभी तक चुनाव प्रभारी तय नहीं किए। कल इस मीटिंग के तुरंत बाद उन्होंने 1-2 घंटे राजू तिवारी प्रदेश अध्यक्ष को सह प्रभारी और उनके जो बहनोई हैं, सांसद हैं भारती, उनको चुनाव प्रभारी बना दिया। लेकिन ये बताइए, इसकी जानकारी भी होगी क्या, पिछली बार की तरह ही नीतीश कुमार पटना से फ्लाई डाउन करके यहाँ पे आएंगे और रात को 10 बजे अमित शाह के घर के बाहर अनाउंसमेंट होगा कि कितनी सीटों पे हम लड़ेंगे? देखिए एनडीए का अनाउंस तो वो मिलकर ही करेंगे। अब वो पटना में होगा या यहाँ होगा, मुझे लगता है पटना में शायद करेंगे, क्योंकि नीतीश जी की भी स्थिति ऐसी नहीं है कि अब चुनाव में समय कम रह गया। और बार बार तेजस्वी कह रहे हैं कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उनकी तबियत ठीक नहीं है। अगर ऐसे में वो पटना से दिल्ली आकर बोले तो फिर उस पे भी ऑपोजिशन एक सीज करने की कोशिश करेगा। दबाव वाली बात है ना, वो महागठबंधन की तरफ से ज्यादा है। और इसका दबाव एनडीए पर भी है कि पहले सीटों की घोषणा कर दें, कैंडिडेट को सामने ला दें। अगर वो पटना से करते हैं तो इनकी भी मजबूरी होगी पटना से ही अपने। और उसमें एक रणनीति भी है कि जैसे महागठबंधन के कैंडिडेट पहले हो जाएं, ये भी चाहते हैं, ये भी समय किल कर रहे हैं, क्योंकि ये चिराग के पास समय या ऑप्शन ना बचे। बार बार वो ऑप्शन की बात कर रहे हैं। आप लोग पटना दिल्ली की बात कर रहे हैं, हमने तो ये भी सुना है कि जो महागठबंधन की तरफ से खींचतान चल रही है, उसमें से एक मीटिंग तो वर्चुअली हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी अवेलेबल नहीं है। तो ये भी बिहार की मतलब भारत की राजनीति के लिए नई बात है, बट टेक्नोलॉजी के साथ साथ नेता भी अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। तो संभवतः इसीलिए तो सी ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार से जब चीजें निकल रही है ना तो वो अद्भुत है। ये इससे पहले मदर्स ऑफ ऑल इलेक्शन नहीं, तो बिहार ने हमेशा बहुतों को राह दिखाई है, फिर से राह दिखाई जा रही है। बचा नहीं है, ऐसे भी 13 से तो नॉमिनेशन फाइलिंग इस वीक, मतलब 11-12 में कैंडिडेट भी अनाउंस हो जाएगी और उसके बाद मैनिफेस्टो भी आ जाएगा धीरे धीरे। तो किसी के पास भी उतना ज्यादा भी, बस 2-4 दिन में ही जो होना है होगा। वो जो भी हेक्टिक वायलेंस जो भी चल रहा है पटना में, दिल्ली में, इधर उधर लोग कर रहे हैं, तो उसी में हो जाएगा। और उसमें भी सरप्राइज फैक्टर्स भी आएंगे, जैसे कि ऐसे पवन जी का आया, ऐसे कुछ फोक मैथिली ठाकुर का आया, पवन जी की तो वाइफ भी सामने आ गई। पवन जी की वाइफ, उसके भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया कि ये पहले की नहीं तो लॉट ऑफ मड सिंगिंग, ये सब तो अभी होगा। एक भोजपुरी एक्टर, लेकिन आलोक जी गिरिराज सिंह से मिलकर आई हैं। नहीं, वही मैं आलोक जी से पूछने वाला हूँ। अक्षरा सिंह जी का क्या थे, जो गिरिराज जी बाकायदा वो पोस्ट कर रहे हैं, और वो भी पवन सिंह से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। अक्षरा सिंह आज से नहीं बल्कि पिछले 1 साल से वो पॉलिटिकली एक्टिव रही हैं और बिहार में जाके कई लोगों से मिलती हैं। पवन सिंह के साथ उनके रिश्ते लेकिन ठीक नहीं है, ये भी आप ध्यान में रखिए। लेकिन गिरिराज जी पोस्ट कर रहे हैं तो उसके मायने क्या है? उसके इधर पवन सिंह को आप एंट्री करा रहे हो और दूसरा जिसको पवन सिंह पसंद नहीं करते आप। अब उसमें अगर जाएंगे तब तो बिहार बीजेपी के अंदर वही कहानी जानना चाह रहा हूँ मैं आपसे। बिहार बीजेपी के अंदर भी जब सुशील मोदी थे तब भी, नित्यानंद राय जब बने अध्यक्ष तब भी, वो ऐसा नहीं है कि हर जगह
घर की स्थिति पूरी तरह ठीक है। सम्राट चौधरी पे जितने आरोप प्रशांत किशोर ने लगाए, अब अगर आप सम्राट चौधरी के बारे में वहाँ के नेताओं से बात करें जो यंग लीडर्स हैं, जैसे नाम लेना ठीक नहीं है, तो आपको पता चलेगा कि बीजेपी के भीतर भी जैसे गिरिराज ने दिखाया, जैसे अश्विनी चौबे और आर.के. सिंह ने किया, तो वो चीजें हैं, अंदर में हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हो सकता है कि चूंकि गिरिराज सिंह ऐसे व्यक्ति हैं और ऐसे समाज से आते हैं जहां भाजपा में रहते हुए उनका एलिवेशन एक सर्टेन लेवल से ऊपर वहां सीएम के तौर पे तो नहीं हो सकता, बट वो कोशिश बहुत कर रहे हैं। तो उनकी कोशिश यही है कि पोलराइजेशन प्लस इस तरह की पोस्टरिंग, इस मामले में तो गिरिराज जी का तोड़ नहीं है। हिंदुत्ववादी चेहरे के तौर पर तो बड़े चेहरे के तौर पर बिहार में नहीं, मुझे लगता है पूरे देश भर में, क्योंकि उन्होंने जो यात्राएं भी शुरू की, अपने को एस्टेब्लिश तो कर दिया उन्होंने, और वो खुलकर बोलते हैं। और एक दो मीटिंग में तो खुद प्रधानमंत्री ने भी उनसे बोला, रिक्वेस्ट की कि जब जहाँ जरूरत है कि अभी आप थोड़ा शांत रहिए, समय आने पर आपका होगा, और बोलते हैं। और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो खुलकर बोलते हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से उनके खुलकर बोलने का समर्थन कभी भी नजर नहीं आया। गिरिराज सिंह इंडिविजुअली खुलकर बोलते हैं कि भाई यहाँ पर वो तो कौन नेता किसकी तारीफ करता है? अभी जो बिहार में एक चीज और नहीं, अगर पार्टी सपोर्ट नहीं करती तो वो बोलते नहीं। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग पार्टी का मैसेज चला जाता है, वो चुप हो जाते हैं। वो चुप पार्टी का वो मैसेज होता है। अभी मैं बता रहा हूँ ना, एक घटना हुई, एक मीटिंग हुई, उसमें बाकायदा उनको जहाँ शांत रहना था, आपने देखा होगा पिछले समय गिरिराज जी का कोई बयान नहीं आया, तो प्रधानमंत्री ने बोला सबके सामने और तारीफ की कि गिरिराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने दिन तक शांत रहे। ये प्रधानमंत्री ने बोला। तो बड़ी तारीफ हुई। बड़े नेता, गिरिराज जी को पता है कब कहाँ बोलना है। नहीं, ये जो आप कह रही है ना कि उनका समर्थन होता है नहीं होता है, मेरे ख्याल से बिहार में भारतीय जनता पार्टी, एक अंग्रेजी का शब्द होता है ना, आर्चिपेलेगो, बहुत सारे अलग अलग आइलैंड होते हैं। अगर आप इंडिविजुअली देखें तो वो सब अलग अलग आइलैंड की तरह ही ऑपरेट कर रहे होते हैं, बट उनको जोड़ने वाला जो है वो प्रधानमंत्री खुद है। वो जब वो मतलब लक्ष्मण रेखा खींच देते तो वो पूरा जुड़ के फिर वो एक आर्चिपेलेगो बन जाता है। एक बड़े नेता जो इस वक्त भाजपा से बहुत नाराज चल रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, यहाँ मंत्री भी रहे हैं, खुलकर सबको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनको वो समय मांग रहे हैं, उनको समय नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने भी गृह मंत्री जी से भी समय मांगा, विनोद तावड़े जी से ही मांगा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रशांत किशोर जो सवाल उठा रहे हैं सम्राट चौधरी पे, बिल्कुल सही सवाल उठा रहे हैं। तो मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि अगर मुझे प्रोजेक्ट किया जाए तो मैं भाजपा को बिहार में वो प्लेटफॉर्म दे दूंगा। बहुतों को इसी की घटना में बता रहा हूँ, इन्होंने अभी प्रदेश अध्यक्ष जो बिहार के हैं, प्रदेश प्रभारी, इन दोनों से मुलाकात की और अपनी नाराजगी बताई। सच्चाई ये थी कि उन दोनों ने उनको भावी नहीं दिया। जिन आप पूर्व केंद्रीय मंत्री की जो बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको अगर अपनी बात कहनी है तो आप गृह मंत्री जी से बात कीजिए। वो आज तक समय मांग रहे हैं, गृह मंत्री जी से समय नहीं मिला, तो उनकी क्या वैल्यू है। अब उस पे आते हैं जो बड़ी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन बहुत अब ये बिहार की त्रासदी है, जाति वाली राजनीति, जो अक्षरा सिंह के साथ उनकी तस्वीर की आप बात की, उसको आप इक्वेट कीजिए जेडीयू में नीरज कुमार और अशोक चौधरी के बीच जो चल रहा है। क्यों चल रहा है? ललन सिंह के कारण नहीं पटती है वहाँ पे जो पॉलिटिक्स है। तो इसी तरीके से जो आप अगर 90 के दशक में जाएं तो चाहे वो वीपी सिंह हो, चाहे रघुवंश प्रसाद सिंह हो, चाहे जगतानंदन सिंह हो, जो राजपूत जाति रही है वो ऑल अलोंग सामाजिक न्याय वाली जो पार्टी उसके साथ रही है, सवर्ण होते हुए भी जनता दल के साथ रही है। और जो भूमिहार जाति है वो स्टॉन्चली अगेंस्ट अपोजिट रही है। और कई जगहों पे 90s में जो चर्चा में मतलब ठाकुर और भूमिहारों में मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट रहे हैं। हाँ, नहीं पड़ती। ये मैं अंदर की बात। बिल्कुल। अब जाके इधर जब भाजपा आई है ना, जिसने कास्ट लाइंस को थोड़े ब्लर किए, तब जाके ये चीजें आई। तो वो इंटरनल चलता रहता है। एक इलाके में आपको पता चलेगा अनंत सिंह बनाम ये चल रहा है, तो इस पार्टी के अंदर भी दो ये चल रहे हैं, वो चलता रहता है। और उसी में अब जैसे जब एक इकलौता इसका लोजपा का कैंडिडेट जीता था वहाँ बेगूसराय की एक सी मटिहानी से शायद, तो उसके बाद ये भी हुआ था बीच में कि इस तरफ से उधर अगर 12 सीटों का फासला था मात्र, तो उसमें भी गेम हुआ था। एक डॉक्टर संजीव करके हैं एमएलए, अभी उन्होंने पाला बदला है, वो और 4 भूमिहार विधायकों ने नाम ले बैठक हो गई थी कि ये 4 और प्लस 5-6 और अगर हो जाएं तो कैसे जो 2-3 बार पलट मार हुई है वहाँ पे, तो एक और पलटी बेवा बताएंगे। और कौन कौन पलटी मारने वाले हैं? कोई खबर आ रही है आपके पास? किस किस का नाम है पलटी मारने में? पलटू राम कौन बनेंगे? पिछले अगर घटनाक्रम को देखा जाएगा तो इस बात की संभावना तो अब भी बनी हुई है कि
अगर जीतन राम मांझी की इच्छा पूरी नहीं हुई तो जीतन राम मांझी, हालांकि आज भी पूछा गया कहीं पीके से मुझे तो नहीं आपकी लगता बातचीत कि नहीं वहाँ- चल रही है, पीके तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, कैबिनेट तो मंत्री छोड़ना चाहेंगे क्या? पीके के साथ तो नहीं बात चल रही है, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो एनडीए का साथ नहीं छोड़ने वाला हूँ, लेकिन फिर भी मैं कुछ सोच रहा हूँ। अब ये कुछ क्या सोच रहे हैं, मतलब खेला वाली जगह तो फिर भी छोड़ रखी है उन्होंने। आप सोचिए कि गांव कर दे कुछ, वहाँ- एक दो कैंडिडेट लगा दे हो किसी के सकता है, साथ। हो सकता हाँ, है, वही लेकिन बिहार में एक जो पान वाले के पास भी जाएंगे तो हमको आपको कुछ सिखा देगा। अगर आप फोन से बात करें, जैसे मैं कनेक्टेड रहता हूँ तो बात, तो वो कहते हैं कि अच्छा एनडीए में ये बताइए, आप महागठबंधन के बारे में बोल रहे हैं कि सीएम फेस नहीं है, कौन एनडीए का नेता है जो ये कह रहा है बीजेपी में कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे? सब कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। हाँ, और ये कौन इसमें- होगा ये पता नहीं उसके जीतने हाँ, के बाद। तो अब इसमें इंटरेस्टिंगली आपको कुछ पत्रकार ये भी बोलेंगे कि नीतीश सीएम होंगे लेकिन आरजेडी के सपोर्ट से। अब ये बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन बिहार में किसी भी संभावना को नीतीश कुमार ने ही सुनिश्चित किया है कि खारिज ना करें। तो आगे क्या होगा बताना मुश्किल है। इंटरेस्टिंग बहुत, अभी आपने जो बोला कि पान वाला को सिखा देगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि वहाँ पे बहुत सब लोग बहुत पॉलिटिकली अवेयर है। मतलब चाय की दुकान में बैठ जाइए, रिक्शा चढ़ जाइए कोई, और वो ऐसे बोलते हैं जैसे कि विनोद तावड़े जी, प्रधान जी हाँ, बोल रहे उनसे हैं, बात- उनको भी आके लोग बोल रहे हैं कि भाई साहब आपको कोई समझ इतना तो वो लोग भी नहीं जानते होंगे जितना वो जानते हैं। हैं। हमेशा सुनना पड़ता है कि आप लोग समझ ही नहीं रहे हो बिहार। तो वहाँ पे वो ऐसे बोलते हैं कि कौन कहाँ पे जाएगा, क्या कहाँ पे इक्वेशन, इवन परसेंटेज कि कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या परसेंटेज है, वो भी एकदम रट्टा मार के पूरा बता देंगे। इतना ज़्यादा अवेयर हैं लोग। जैसे कि अगर आप यूपी में जाओ तो कभी बहुत लोग बोलते हैं कि हमको तो अपने काम धंधा से मतलब है। गुजरात में भी लोग ऐसे बोल देते हैं। बंगाल एंड बिहार आप कहीं भी जाके बैठ जाओ तो आपको बता देंगे कि मसाला खूब मिलेगा, हाँ, अंदर की एकदम। खबरें अब खूब तो मिलेंगी। जातीय जनगणना के बाद से लोग ज्यादा बोलने लगे कि भाई हमारी तो इतनी संख्या है तो हमारा प्रतिनिधित्व ऐसा होना मैं चाहिए। इससे एक लाइन में जानना चाह रही थी, जाति और बिहार की अवेयरनेस, इन दोनों के ये जो जोड़ बन रहा है, इसमें प्रशांत किशोर कहाँ बैठ रहे हैं? हाँ, जाति अपर कास्ट, तो जो कहा प्रशांत किशोर उस 28% में अपने आप को बैठाना चाह रहे जो हैं, अन्य के खाते जो में गए। अन्य के खाते में है। वो ये कह रहे हैं कि एमवाई तो ले जाएगा महागठबंधन। हाँ। अब चलिए यहाँ ओबीसी और और ईबीसी बाप, जो है वो आप चला सिर्फ जाता माई है की बात कर रहे हैं, BJP बट और- बाप कहाँ गया? वो तो माई ये- बाप ये- हो गया ये ना। आलोक जी ये मुझे बदल समझाइए। गया। आपने कई, आप तो खैर शुरू से देख ही रहे हैं, जैसा अभी मैंने यूपी का चुनाव हो या मध्य प्रदेश का या हरियाणा, कोई भी, ये होता है कि जो जाति जो ताकतवर होती है उसके वर्सेज अलग बाकी की जातियाँ हो जाती हैं हिंदुत्व के नाम पर। वो बिहार में दिखाई देगा, जैसे यादव, अभी जो विवाह बता रही हैं, यादव और मुस्लिम ये तो एक साथ पड़ेंगे, लगभग मान के चल रहे हैं। तो इनके वर्सेस क्या अदर कास्ट हो पाएंगे कि ये भी कास्टों में रहेगा, नहीं, हिंदुत्व के मुझे नाम पर नहीं आएंगे? लगता कि जो उत्तर प्रदेश में कम्युनल पॉलिटिक्स होता है उस लेवल का बिहार में रिफ्लेक्शन डायरेक्ट मुझे नहीं लगता। कमंडल और मंडल में शायद यही फर्क है। लेकिन अभी ये भी तो बात चल रही है कि यादव भी टूट रहा है। वो तेजस्वी भी काफी बार बोला कि यादव टूट रहा है, लोग बोलते हैं ब्राह्मण टूट रहा है, तो ऐसा नहीं बोलते। देखिए उस बिहार में हुआ क्या है कि बीजेपी को स्टेट लेवल का कोई फेस ना होने का फायदा भी है नुकसान के साथ। फायदा क्या है कि वो मोदी को देखता है नेता, भले वो सीएम है, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन आपको वहाँ के स्टेट इलेक्शन और नेशनल इलेक्शन में दिखेगा। विधानसभा के चुनाव में जो बीजेपी का वोटर लोकसभा में रहा है वो आपसे पूछता है कि मैं जो ओबीसी तबका है, जैसे यादव भी, वो यादव कहता है यार मैं क्यों दूं विधानसभा में, मैंने लोकसभा में दिया था, क्या मोदी जी सीएम बनेंगे? अगर बनेंगे तो मैं दूंगा। ये फर्क है। तो जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो यादव पूरी तरीके से इधर आता है महागठबंधन की तरफ। इसके अलावा मैं बताऊं कि दलितों, महादलित तो रहा नहीं, सबको महादलित कर दिया नीतीश कुमार ने, दलितों और ओबीसी का भी एक हिस्सा जो है वो आरजेडी और कांग्रेस को वोट करता है। इसीलिए इसी वजह से मैं ये पूछ रहा हूँ, जो पिछले चुनावों में मैंने देखा जो जाति खासकर जो ताकतवर होती है, जैसे यूपी में यादव है तो वो भी ओबीसी में आते हैं, लेकिन उनके वर्सेस बाकी की ओबीसी जाती है उनके विरोध में आ जाती है, पोलराइज हो जाता है। पोलराइज हो जाती है क्योंकि इनके साथ नहीं जाना, ये हम पर वो करते हैं। जैसे मायावती का शासन होता है, वहाँ जाटव जो जाति है, दलित, बाकी के दलित उनके विरोध में हो जाते हैं कि नहीं, वाल्मीकि और फायदा तो जाटवों इन्हीं को में मिलता बिल्कुल है। साफ क्या बिहार में ये सब होगा देखने को मिलेगा? जैसे जो नीतीश कुमार का इलाका है वहाँ के कुर्मी जमींदार हैं। हमारे मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार तिरहुत के जो कुर्मी हैं वो आपके घर पे खाना बनाने का काम परंपरागत तो नालंदा में यादव वर्सेस कुर्मी होता है। तो वहाँ पे हो सकता है कि यादव एक एक करके आरजेडी को वोट करे और कुर्मी एक एक करके जेडीयू को वोट करे।
बट वही स्थिति अगर आप तिरहुत में आएंगे तो वहाँ पे आपको चेंज भी दिख सकता है कि कुछ यादव भी आपको एनडीए को वोट करते सर हुए मुझे एक चीज, जब बिहार की बात करते हैं, हम जाति की बात करते हैं एज अ ब्लॉक, कि अगर आप यादव हैं तो एज अ ब्लॉक वोट करेंगे, बट इनमें महिलाएं कहाँ फिट होती हैं? क्योंकि महिलाएं क्या सिर्फ अपनी जातीय आइडेंटिटी को देखते हुए वोट देती हैं, या जो MY समीकरण है उसमें अब महिला युवा समीकरण ज्यादा बैठ गया है मुस्लिम यादव के मुकाबले? नीतीश कुमार का वोट बैंक उनको माना जाता है, लेकिन बहुत सारी महिलाओं का नाम SIR में कटा भी है। महिला वोट बैंक को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो पहले फैक्चुअल स्थिति यह है कि महिलाओं ने लास्ट टाइम भी वोट ज्यादा किया पुरुषों से। और इस बार तो पैसा भी मतलब हाँ, उनके पैसा मिल ही रहा है। वोट में भी गया हाँ, है। हाँ। प्रधानमंत्री ने कितने पिछले नीतीश कुमार के आने के बाद 2010 तक तो बिल्कुल ही जो बिहार की महिलाएं थी वो नीतीश से अलाइन थी। बीच में जो इन्होंने 2 बार इधर उधर किया, उससे ऑब्वियसली जब आप घर में हैं और परिवार के साथ रहती हैं तो वही भावना आप में भी आती है ना। अभी जो इन्होंने 6 महीने में खजाना खोला है उसके कारण कितना शिफ्ट हो, क्योंकि बिहार में ऐसा होता नहीं है। आपने झारखंड में देखा होगा, इससे डबल अनाउंसमेंट बीजेपी ने की, लेकिन हिमंता बिस्व शर्मा वहाँ की जमीन को नहीं समझ पाए। और हाँ, तो ये कहना बहुत टफ है। वहाँ मुझे लगता है आलोक जी, जब पैसा अकाउंट में जो देता है ना उस पर ज्यादा जो पहले देता है, हाँ, जो पहले दे देता है, करेगा, लेकिन वो दिल्ली में नहीं चला। हवा 4 घंटे पहले बदलती है। ये लोन है। दिल्ली में तो अभी तक किसी ने ये बोला नहीं है। सब कह रहे हैं 10,000 दिया अब 2 लाख आएगा। कोई अभी तक ये नहीं बता रहा ये लोन है। अगर लोन की वापसी करनी पड़ेगी तब क्या होगा? तो इसलिए पॉलिटिक्स कितना बिहार के इलेक्शन को नहीं, ये नीतीश कुमार के व्यक्तित्व को सूट नहीं करता है। वो विधानसभा में खुलेआम पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना कर चुके हैं, फ्री इलेक्ट्रिसिटी को देश के लिए खतरा बता चुके हैं। ऐसे में जब अपनी सत्ता बचाने पर आते हैं ना, और मैं आपको अपना अनुभव, पीछे अब उसमें हुआ क्या मैं बता रहा हूँ। इस पिछले 6 महीने में नीतीश कुमार ने ये मैसेज दिया है कि वो कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे और ये अगेंस्ट जात वो पब्लिक समझ जाती कैसे दिया जरा वो समझाइए। क्योंकि इन्होंने, आपका बजट है 3.25 लाख करोड़ का, आपने 7.5 लाख करोड़ के फ्रीबीज घोषणा कर दी जो पहले नहीं किए थे। वो पब्लिक समझती है कि करोगे कैसे? मैं आपको अपना एक अनुभव, भी क्रिएट हो रहा है कि और आखिर लोग ये पहली समझ बार रहे ऐसा हैं हो रहा है। हाँ कि ये कमजोर हैं, ये कमजोर फील कर रहे हैं। तो जब आपका नेता जिसके नेतृत्व में आप चुनाव लड़ रहे हैं वही कमजोर फील कर रहा हो तो फ्लोटिंग वोटर तो खट से अपना डिसाइड कर लेगा कि भाई आप दोनों महिलाएं हैं, आप ये बताइए बिहार में जो ये अकाउंट में पैसा आया है सच में वो तो बता ही नहीं। आप इससे पहले कि उनके पास जाए, पैसा आ रहा है, कितना फायदा, मतलब कितना प्रभाव पड़ेगा इस पर? एनडीए को फायदा मिलेगा इससे? देखिए, जैसे कि आलोक जी भी, सर भी बोल रहे हैं कि बिहार में वो इफेक्ट नहीं करता है, और ये रिफ्लेक्ट करता है कि आपने इतने सालों से नहीं किया, आपने डिफेंड किया इसको, तो अभी अगर आप कर रहे हो तो अभी कहीं ना कहीं आप इनसिक्योर फील कर रहे हो, राइट? तो जैसे कि बंगाल में, तमिलनाडु में ये सब नहीं, ये तो नीतीश जी का हो गया। मैं महिलाओं के मन की बताइए क्या मैं वही बोल रही हूँ, महिला वोटर्स का, कि फ्री भी काम करता है, पैसा आता है तो महिला को लगता है कि अच्छा 500 रुपए भी आ रहा है तो जाकर उनको वोट दे दो। गाँव में 500 बिहार रुपए में बहुत होती है। तो बिहार में अगर वो वैसा नहीं है, और एक परिवार में एक अगर जेडीयू में वोट देगा, कोई आरजेडी में वोट देगा, और आप एक महिला होके, तो बिहार की सोसाइटी वैसी नहीं है कि आप एकदम से इंडिपेंडेंटली जाके कुछ करो। तभी उन लोगों ने किया था, क्योंकि वो जो शराबबंदी जो लगाई थी वो बहुत ही इमोशनल रीजन था। अब पैसे वाला रीजन अलग हो जाता है। मैं एक छोटा सा अनुभव शेयर करूं यतेंद्र आपके साथ। पिछले लोकसभा चुनाव में रूरल बिहार में मैं महिलाओं से यही पूछ रही थी कि आप, क्योंकि मीसा भारती वहां से खड़ी हो रही थी, रोहिणी आचार्य खड़ी हो रही थी, महिलाओं के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार कह रहे थे कि महिलाएं एक वोट बैंक के तौर पे, पिछले लोकसभा से उनकी बातचीत चल रही थी। छोटी सी चीज एक महिला ने आकर बोला कि मुझे शौचालय की व्यवस्था नहीं हुई है, जबकि टॉयलेट और स्वच्छ भारत इस सरकार में शुरू से 2014 से शौचालय की व्यवस्था नहीं हुई है। हाँ, मुझे रात के अंधेरे का इंतजार करना पड़ता है, और जब मैं जाती हूँ तो बलात्कार का खतरा होता है ना। ये रियलिटी है एक पार्ट ऑफ बिहार की। बता रहा हूँ 2 चीजें ये इन्होंने जो बात कही ना, बिहार में वो इतिहास हो चुका था कि आप पल्सर लेके निकले और आपकी छीन जाए, आपने एटीएम से पैसा निकाला लुट जाए, ये खत्म हो चुका था 10 तक, वो वापस आया। लॉ एंड ऑर्डर एक इशू है। दूसरी बात महिलाओं की रही तो मैं आपको बताता हूँ, एक आंकड़ा देखिए, 2006 से 5 में सरकार बनने के बाद उन्होंने साइकिल बांटने शुरू किए। तो 6 में जिस 6ठी 7वीं क्लास की लड़की को मिला होगा साइकिल, वो 2012 तक वोटर बन चुकी हैं। अब उसके बाद 2025 या 20 तक का ले लीजिए, तो
तो कितनी संख्या होगी, क्योंकि लगभग 20 लाख मिडिल स्कूल में हर साल इनरोलमेंट होता है, तब तो इनको 2020 का चुनाव भी एक तरफा जीत जाना चाहिए था। तो वो महिलाएं जो अब माँ बन चुकी होंगी, शायद उनके बच्चे भी बड़े हो गए होंगे, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइकिल दे देने से या कुछ करने से वो आपके पक्ष में। मैं वो फ्री राशन का भी आपको, एक मैंने आपको बताया शौचालय और अपनी सुरक्षा को लेकर, दूसरा उन्होंने कहा कि हाँ फ्री राशन हमारे नाम पर आता है, लेकिन कई बार शादी होकर हम किसी और गांव से यहाँ शादी होकर आए हैं, पति माइग्रेंट लेबरर है, वो यहाँ है ही नहीं, तो मेरे पास वो कागज ही कई बार नहीं है जिसके बेसिस पे जाकर मैं वो फ्री राशन ले सकूं। तो वो कहता मैं तुमको दे तो दूंगा, बट पहले इतना परसेंट यहाँ रख दो। नहीं, ये मैंने सुना। सच्चाई नहीं है। सच्चाई क्या है, आज राशन की दुकान पे तय होता है कि बटेगा। हाँ। आप हिंदू डिवाइडेड फैमिली, जो HUF है वो नहीं, यूनाइटेड नहीं, वहाँ हम लोग दिखाते हैं हर परिवार, मैंने जो BPL है, कि मेरा बेटा अलग रहता है, ये दूसरा बेटा भी अलग रहता है, इस नाम पे 25-25 किलो लेते हैं, बगल में आप लेके निकलिए और व्यापारी खड़े रहते हैं, वो आपसे लेते हैं, खरीद आप बेचते हैं और जरूरत वाला ले आते हैं। वहाँ पेट भर के राशन मिलना है, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ दिक्कत अगर है कुछ तो वो लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत, लॉ एंड ऑर्डर की तो बड़ी दिक्कत है, जिसके कारण वहाँ पे इस बार थोड़ा सा मुझे लगता है कि उसका असर नहीं। बट अब एक बात बताइए, ये जो गोलियां चली गांधी मैदान के पास, व्यापारी की हत्या हुई और 2-4, अब अचानक पिछले 1-1.5 महीने से सब शांत है, कोई बात नहीं कर रहा है इस बारे में। सवाल है कि हम यहाँ से बैठ के देख रहे हैं ना, जो वोटर है उसको तो उसको ये मालूम है कि ऐसा हुआ है, तो उसका रिफ्लेक्शन तो उसके जब मताधिकार का लेकिन मुझे ऐसा लगता है आलोक जी कि ये जो 14 लाख नए वोटर जुड़े हैं, युवा वोटर जिनको 18 से 25 के बीच का कहा जा रहा है कि 14 लाख, ये बहुत डिसाइसिव होंगे वहाँ पर इस बार के चुनाव के लिए। महिला वोटर्स, मेरा अपना अभी तक का तजुर्बा ये कहता है, वो नीतीश की तरफ झुकाव रखती हैं। उनके लिए 1000 रुपया मिलने से लेकर आज 10,000 रुपया मिलना बहुत बड़ी बात होती है। उन्हें ये लगता है कि कम से कम ये रकम मेरी है, इसका खर्च मैं अपने हिसाब से कर सकती हूँ, इसका हिसाब किताब मुझे किसी और को नहीं देना है। तो इस लिहाज से अगर एक घर से एक महिला, एक घर में जॉइंट फैमिली भी होती है, बहुत सारी महिलाएं भी होंगी, उस घर में अगर एक घर में नॉमिनल भी अगर 3-4 महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपए आ रहे हैं, तो उनके लिए बड़ी बात हो जाती है। ये तो खाते आ रहे हैं, बताइए रोहिणी आचार्य के खाते में क्या आ रहा है? रोहिणी आचार्य तो मुझे लग रहा है कि खाता देखना चाहिए, महागठबंधन के लिए उन्होंने थोड़ी परेशानी ही खड़ी की है। अगर कितना असर पड़ेगा? हाँ, दोनों का बात हो रही है तो मुझे मैं थोड़ा सा एक कैंडिडेट को लेकर मैं बहुत क्यूरियस हूँ। तो एवरी टाइम बिफोर एवरी इलेक्शन वी हियर दैट अ स्टार इज बॉर्न, एंड वो है कन्हैया कुमार। सारी इलेक्शन से पहले हम लोग यही सुनते हैं कि ये हो गया, तो अभी फिर से ऐसा बोला जा रहा है कि कांग्रेस का वो फेज बनने वाले हैं बिहार में। वो पहले भी इलेक्शन काफ़ी जगह लड़ चुके हैं, तो इसका जो भी रिजल्ट है वो भी हम लोगों ने देखा है। तो इस बार आपको क्या लगता है कि कन्हैया कुमार, ये जी आलोक जी, कन्हैया कुमार का क्या इफेक्ट बिहार में होगा कि फिर से वही? उनका गांव बीहट है, वहाँ मैं गया था पिछले इलेक्शन में घूमते हुए। गांव के लोग उसको पसंद नहीं करते, उसमें इतना एरोगेंस है। लेकिन राहुल गांधी पसंद करते हैं। उसने जो स्वरा भास्कर वगैरह को लेकर वहाँ समा बांधा था लोकसभा चुनाव में, क्या हश्र हुआ हम सबने देखा। राहुल गांधी को लगता है कि अब उसमें अगर कोई है पोटेंशियल स्पार्क है, वो तो मुझे वो ग्राउंड पे वहाँ स्लोगन में तो स्पार्क है, बट उसकी अच्छी लाइन बोली आलोक जी ने कि राहुल गांधी पसंद करते हैं, लेकिन गांव के उनके खुद के पसंद नहीं पसंद करते। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी में वाचाल लोग ज्यादा हैं, ज़्यादा एग्रेसिव लोग हैं। कांग्रेस में उसकी संख्या कम है, और जितनी है वो ज़्यादा राहुल जी को पसंद आते हैं। तेज प्रताप का कितना फर्क पड़ेगा यादव परिवार पर? ना कुछ नहीं। देखिए महुआ से वो चुनाव लड़ने वाले हैं, महुआ में भी से अगर वो लड़ेंगे ना चुनाव, तो उनका जीतना तय है ऐसा नहीं है। जो मुकेश है वहाँ का, जो रोता पीता रहता है पटना की सड़कों पे कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, उसको पहले से पता था कि ये लड़ेगा ही मेरे खिलाफ। तो अब सोचिए कि ये अभी जहाँ से जीते हुए हैं रोसड़ा की तरफ, वहाँ से न लड़के यहाँ महुआ में वापस आना चाहते हैं जहाँ से पहले लड़े हैं। वहाँ उतना आसान नहीं। मुझे अंदर की खबर ये बताइए, बहुत सारी खबरें तो हमने सुनी भी हैं तेज प्रताप और तेजस्वी को लेकर कि लालू जी नहीं चाहते थे। सच्चाई क्या है कि लालू जी चाहते हैं कि अलग रहें कि एक आ जाएं? नहीं, लालू तो कभी, देखिए लालू बेचारा लाचार, मतलब इतना बड़ा कद्दावर नेता जो किंग मेकर अपने को कहा करते थे, वो इस बार तो इस मामले में लाचार हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि वहाँ पे एक हरियाणा के परिवार
का दखल बहुत हाँ ज्यादा बहुत ज्यादा है, तरुण ने पिछली बार भी बताया। बहुत ज्यादा है। और वो धीरे धीरे राज्यसभा सांसद अब बहने भी थोड़ी सी, क्योंकि 9 बच्चे हैं लालू जी के, तो धीरे धीरे वो 9 में वो अब पता चला आज एक बहन नाराज हो गई, कल दूसरी हो गई, तो वो मुझे लगता है कि दिक्कत परिवार के अंदर होगी, लेकिन इसका रिफ्लेक्शन इलेक्शन पे नहीं होगा। तेज प्रताप मुझे ये भी लगता है कि अब मोरलेस ये डिबेट सेटल्ड है कि तेजस्वी यादव ही सक्सेसर हैं लालू प्रसाद यादव के पॉलिटिक्स के। आप उनसे थोड़ी बहुत नाराजगी इधर उधर कर सकते हैं, बट ये उन्होंने अपनी बोलचाल की शैली से, अपने पॉलिटिकल उससे वो सक्सेशन बैटल उन्होंने सेटल कर दिया है कि अगर तेजस्वी सत्ता में आ जाते हैं तो ये सब शॉर्ट आउट है, हाँ, ये कोई मैटर भी नहीं है। अच्छा, एक मैटर मैं बताता हूँ, मुझे लगता है मधुपर्णा अच्छे से बताएंगी। एक इंटरेस्टिंग चीज पहले जो ये था नहीं, 2015 में जब ये दोनों ने मिलके, जो पुराने भाई हैं जनता दल वाले, सरकार बनाई लालू और नीतीश ने, तो इस तेज प्रताप ने अपने घर के सदस्यों को बाथरूम में बंद कर दिया था। ये बात सही है कि मुझे मंत्री बनाओ, नहीं तो निकलने नहीं दूंगा, और मजबूरी में उसको मंत्री बनाना। किस को बंद किया था? अब ये रहने दीजिए, मतलब नहीं, ये तो पता रहना चाहिए ना किस को बंद किया। ये चर्चाओं पे आधारित है। और अच्छा, एक लोगों को किया, credible दो लोगों को, लेकिन मतलब कितने लोगों दो को? लोगों को। दो लोगों को बंद हाँ, किया। कि मैं मंत्री बनूंगा। मम्मी पापा को तो नहीं कर दिया? उसमें एक थे, उसमें एक थे। जो सॉफ्ट नहीं, हम बच्चों में जैसे माँ से नहीं, कुछ और करवाना हो। माँ हमेशा हाँ, एक हाँ, बच्चे की तरह सॉफ्ट रहती है, इससे आगे हम नहीं कहेंगे। तेज प्रताप की तरफ थोड़ा ज्यादा है, रहता है, तेजस्वी के कंपैरेटिवली उनको ज्यादा रहता है। तो मैं मधुपर्णा जी से पूछ रहा था कि पिछले चुनाव में एक फैक्टर आया था संघ का, ठीकरा फोड़ दिया चुनाव का कि संघ प्रमुख ने ऐसा कहा। अब जबलपुर में एक बड़ी बैठक होने वाली है जस्ट चुनाव से पहले, 100 साल पूरे होने के बाद, कितना प्रभाव, किस तरह की रणनीति वहाँ बनेगी? देखिए, संघ का वो जो रिजर्वेशन वाला भागवत जी का जो भी कमेंट था, उसको लेके बहुत कुछ हुआ, बहुत सारी एनालिसिस हुई, बहुत सारी बातें हुआ, और लोगों ने ये भी बोला कि इसी एक जो भी उनका स्टेटमेंट था, इसी एक स्टेटमेंट के लिए बिहार में ऐसा हो गया। लेकिन उसके बाद संघ ने भी बहुत ज़्यादा एनालिसिस अपना भी किया है, और बीजेपी ने भी किया है अपना सबका ग्राउंड सर्वे है। तो ऐसा हुआ कि शायद वैसा होने ही वाला था, शायद इसको एक हैंडल के हिसाब से आपने यूज़ कर लिया। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि संघ का ग्राउंड वर्क कैसे होता है। मतलब आप कहीं भी जाइए, कोई भी इलेक्शन, यूपी, बिहार, बंगाल में तो चलिए अभी तक कुछ हो नहीं पाया है, कोई भी हिंदी हार्टलैंड या साउथ में संघ का जो ग्राउंड वर्क होता है ना, और उनका कैंपेन कोई भाषणबाजी में भी नहीं होता, वो डोर टू डोर कैंपेन करते हैं, और बड़े आराम से वहाँ के कोई 75 ईयर ओल्ड संघ चालक जाएंगे, शाखा को लीड करेंगे, संपर्क कराएंगे और बताएंगे जाके वोटर्स को कि देखिए ये इशू है, आपको चुनना है। कोई पार्टी का नाम नहीं लेते, ऐसा नहीं है बोलते कि बीजेपी को वोट कर दो, इसको बोलते हैं ये इशू है, देश का इशू है, बॉर्डर का इशू है। आप सोचिए कि आपको अपना देश का जो हाल वो किसको सौंपना है, बिहार का किसको सौंपना है। फिर वो इतना आराम से वो समझाते, कन्विंसिंग जो बोलते हैं ना, वो ऐसे करते हैं और बैठ जाएंगे खटिया एकदम से लेके, चाय को लेके, वहाँ पे 10 और भी गांव वाले आके। तो वो संपर्क बहुत अलग है, वो पॉलिटिकल पार्टी का जो भी संपर्क होता है उससे बहुत अलग है। वो मैंने खुद देखा है, और वो 5 बजे से लेके सुबह। जबलपुर में बनेगी रणनीति? देखिए, वो संघ का ना बता नहीं सकते, क्योंकि वो आपको भी पता है कि संघ बहुत कॉम्प्लेक्स है। एक चीज बता सकते हैं, यतेंद्र जी को भी पता होगा कि मोहन भागवत की कर्म भूमि रही है पटना। बिल्कुल रही वहाँ लंबे समय तक प्रचारक नहीं, रहे। मोहन भागवत की भी रही है, और दत्तात्रेय होसबले जो सरकार रहा उनकी भी रही है। तो और ये मुझे तो ऐसा लगता है कि ये संघ ने बन चुका है उनका, संघ ने ऑलमोस्ट ये भांप लिया है कि क्या कंडीशन है, और उसके बाद ही एनडीए में बहुत ज्यादा एग्रेसिवली कैंपेन जो है संघ का रिपोर्ट जमा हो जाता क्योंकि है, शुरुआती जो रिपोर्ट्स थे उसमें कहा जा रहा था कि भाई महागठबंधन लीड कर रही है, बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहाँ पर सिटिंग इनके विधायक हैं, बहुत सारे सिटिंग विधायकों के इस बार टिकट भी कटने वाले हैं, बहुत सारी लिस्ट तैयार है जो अंदर खाने नहीं, एक तो मिथिलांचल से क्लियर ही है। हाँ, एग्जैक्टली। मिथिलांचल से तो क्लियर ये दिखा रहा है कि संघ ने इनको अपना फीडबैक दे दिया है कि आप कितने पानी में हो, आप क्या कर रहे हो, और सीट कैसे निकालनी है, इसके लिए आपके पास। चलिए, मुझे लगता है चर्चा खत्म करते हुए लास्ट का मैं पूछ लेता हूँ। आलोक जी, आप ही बताइए सबसे पहले कि चिराग का क्या होगा? चिराग एनडीए में चलते रहेंगे या प्रशांत किशोर की तरफ लो चली जाएगी उनकी? नहीं, प्रशांत किशोर कह चुके हैं कि हम दाल भात खाने वाले आदमी हैं, हम किसी के साथ नहीं करने वाले। तो इनको तो चिराग ने तो दावा किया था कि मुख्यमंत्री बनाने का भी ऑफर है, तो जिनके पास सूरज, उनको चिराग क्यों चाहिए? जन सूरज। चिराग पासवान। लेकिन आलोक जी, आखिर का पीके का स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो पहले वो कहते रहे 2 ही गठबंधनों में चुनाव हो रही है, लेकिन जिस दिन उन्होंने चुनाव लड़ने की बात कही उस दिन उन्होंने कहा कि 30 दिन गठबंधन के बीच
ये चुनाव होगी, तो ये तीसरा वो खुद को मान रहे हैं। अब खुद को ही मान रहे होंगे, लेकिन देखिए बिहार में तीन ही, फिर चौथा ओबीसी, बिहार में 3 ध्रुव हैं। जो 2 पोल एक साथ आया उसकी सरकार बनी। हाँ। 2 पोल किसके साथ इस बार है, ये है इन्होंने अपनी चर्चा जरूर कराई है, डिस्कोर्स में है, इसमें दो राय नहीं। और जो 3% वोट शेयर की बात चल रही थी, वो बढ़ते बढ़ते नो डाउट अब लोग कह रहे हैं कि 7-8% वोट पीके लेंगे। ये उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो वही वो कांसीराम वाली बात कि पहला चुनाव हारने के लिए लड़ो, दूसरा जो है अपना क्या था बेस बचाने के लिए, हाँ, और तीसरा फिर जी, हाँ, तो वो उनके लिए बड़ी उपलब्धि होगी अगर वो 7% वोट ले। आप बताइए, मांझी जाएंगे? जो कह रहे हैं कि अपमानित महसूस कर रहे हैं, क्या है एनडीए में रहेंगे? जाएगा कोई नहीं है, जाएगा नहीं, कोई वो नहीं। चिराग भी नहीं जाएगा। वो कोई भी अब बीजेपी के नेता से बात कर लीजिए, जो लोग वहाँ पे हैं वो बोलते हैं वो चिराग जी को बोलने दीजिए, वो बोल रहे हैं एक बार चिराग को डिप्टी सीएम मिल गया तो नहीं जाएंगे। नहीं, कुछ ना भी मिले तो भी नहीं जाएंगे। कुछ ना भी मिले। एक बार पीएम सर आएंगे, उसका ऐसे सर पे हाथ रखेंगे, बेटा छोड़ दो, तो वो फिर कुछ नहीं कहेंगे। ऐसा सबका मानना है, तो उसका कोई टेंशन ही नहीं है किसी को। महागठबंधन, क्या माले को सीटें मिलेंगी? सम्मानजनक राहुल गांधी मानेंगे? नहीं, मतलब पहले तो ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, हो सकता है वहीं पहले तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि गुस्से में अपना कैमरे बंद ना कर वर्चुअल दें। मोड से रियल मोड पर आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि बिहारियों को वर्चुअल मोड थोड़ा कम समझ में आता है। वो ग्राउंड पे देखना चाहते हैं, ग्राउंड पे मिलना चाहते हैं, उनको वही समझ में आता है। और मुझे लगता है जितना जल्दी महागठबंधन अपना सीएम फेस प्रोजेक्ट कर दे, उनके पास एक अपर हैंड होगा, क्योंकि वो बार बार यही कहते हैं, जैसा आप कह रहे थे कि हम प्रधानमंत्री मोदी को तो मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे, तो कौन है जो आपका मुख्यमंत्री बनेगा? तो ये एक अपर हैंड महागठबंधन का हो सकता है अगर वो अपना सीएम फेस प्रोजेक्ट करे। बट करेंगे कि नहीं, ये वर्चुअली पता लगेगा। कांग्रेस अभी भी कह रही है कि भाई आरजेडी अपने से डिक्लेयर कर लें कि उनके लिए मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी है, लेकिन जब गठबंधन की बात होगी तो ये चुनाव के बाद मिलकर गठबंधन तय करेगा कि सीएम कौन। गठबंधन तय करेगा, बिल्कुल। और चर्चा हम यही खत्म कर रहे हैं, क्योंकि ये सियासत है और वैसे भी कहा जाता है कि इनसे उम्मीद ना रख, ये है सियासत वाले और ये किसी से ना मोहब्बत करने वाले।